हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, अब आप लोग का बीपीएससीटी 133 का एग्जाम होने ही वाला है। तो अब आप लोग का मोस्टली एक्सप्लेनेशन जो होगा वो सारा हो चुका होगा। इवन आप लोगों की तैयारी लगभग हो चुकी होगी। अब मैं लास्ट मोमेंट के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन लाई हूँ, जो कि आपके क्वेश्चंस जो आपको दिख रहे हैं उनके साथ आपके आंसर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ द फॉलोइंग स्केलर फील्ड। तो यहाँ पर देखिए, आपका इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको स्केलर फील्ड के बारे में बताना है और उनकी जो आपके जो इक्वेशंस है उनको भी एक्सप्लेन करना है। तो आप उसको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे ए में आपको एक्स वाई जेड के कंपोनेंट्स बताने हैं एंड बी में आपको क्या बताना है, 1 2 पाई/6 इसका जो कंपोनेंट है कैसे निकलेगा वो बताना है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अब हम लोग। आपके ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आंसर्स के साथ हैं जो कि आपको बहुत मदद करेंगे। तो आप लोग ना अपनी कॉपी और पेन लेके फिर बैठिएगा और देन इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो अच्छे से तैयारी करिएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका, ये हमारा पूरा जो सेकंड था वो ग्रेडियंट हमने कैसे निकालना था ये मैंने आपको बताया, और ये आपको एज इट इज बिल्कुल प्रिपेयर करना है। यहाँ पर जो हमारा एफ होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट द इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड एफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई वेक्टर इंटू जे वेक्टर जे कैप ओवर द कर्व आर डैश टी इज इक्वल टू आई कैप एंड एस टी। ये आपका जो है यहाँ पर इन्होंने बोला है, यहाँ पे आपको साइन के जितने भी साइन और कॉस जितने भी सबके कर्व है उनकी वेक्टर फील्ड बतानी है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। आपको पहले यहाँ डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद अपने जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको निकालना। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा इसका स्टेप है जो कि जिसमें हमको एफ मतलब जो एफ के टर्म्स में पैरामीटर को एक्सप्लेन करना है। तो आप ना अपने एग्जाम में ट्राई करिएगा कि इनको ऐसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वहां पर एक्सप्लेन करें, मतलब कि जैसे जैसे स्टेप्स बोलेंगे उसमें ही आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा ये इन्होंने जो आंसर आपका दिया है इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक प्रॉपर क्या दी है, रेडियस दिया गया है, कितना वो मैग्नीट्यूड कैरी कर रहे हैं और आपका ये भी बताया गया क्या वॉल्यूम है। यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो उसके लिए देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस का ट्राई करिएगा कि पहले डायग्राम बनाए एंड देन उसके बाद उसको एक्सप्लेन करें। डायग्राम बनाने के भी मार्क्स मिलते हैं, क्वेश्चन से आप समझ के डायग्राम बना रहे हैं तो उसके भी मार्क्स होते हैं। तो इसको अच्छे से तैयार करिएगा। उसके बाद इसके जैसा भी इसमें आपको क्या निकालना है, आपको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो वो कैसे निकालनी है, उसका फॉर्मूला आपको पुट करनी है, वैल्यूज पुट करनी है एंड देन यू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपको ये डायग्राम अच्छे से देखना है क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, हमारा रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, ये रखना है। देन जो भी वैल्यू हमको ट्रांसपोर्ट करनी है वो इधर उधर करनी है और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे गॉस लॉ की भी बात की तो आपका एक अलग से भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज गॉस लॉ। तो जब इसको तैयार करिएगा ना तो गॉस लॉ भी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि वो भी आपका बहुत पूछा जाता है। अब हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट टू पॉइंट ए एंड बी at distance of 10 centimeter and 50 centimeter from a charge 2.0 mu c। ठीक है, और आपको यहाँ पे वर्क डन निकालना है। तो देखिए, ये जो फॉर्मुलेज आप देख रहे हैं ना, इनको ना अपनी कॉपी में साइड में पेज पे लिखते जाइए, क्योंकि जब वहां पर आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे ना तो सीधा आपको जब तक फॉर्मूला नहीं पता होगा आप उन्हें नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या इन्होंने बोला है, यहाँ आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन के लिए आपने यहाँ पर पहले हमें क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पुट करना है, देन वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद क्या होगा, हमारी दो वैल्यू निकलेंगी, एक वी ए और एक वी बी। फिर दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या क्यू निकल आएगा, और डब्ल्यू होता है वो क्यू के इक्वल होता है। सो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। जो जो आपके फॉर्मूले हैं है ना, आपके क्या क्या यूनिट है, कोई भी आंसर आपका लास्ट में जब आए तो बिना यूनिट के उससे मत लिखिएगा। बच्चे ऐसे लिख के छोड़ देते हैं और आंसर लिख देते हैं। नो, आंसर कोशिश कीजिएगा यूनिट के साथ लिखें। अब नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इसके बारे में बताया, तो इसको आप जितने अच्छे से समझ के अपने आप से लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमारे पॉजिटिव नेगेटिव के सेपरेशन चार्जेस हमको देखने को मिलते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पर ऐसे चार्जेस देखने को मिलते हैं जो एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू P अपॉन V। ठीक है, और इसका एक तरह का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट। तो ये जो है ये किसकी तरह एक तरह की जो है वो यूनिट है। तो आपको इतना पता होना चाहिए और इसको आप अपने वर्ड्स में जितना अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए वो आपको करना है। अब बोला डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कंबाइनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब यहाँ पे आपको कैपेसिटर का
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखिए आपको C1 दिया है, C2 दिया है, C3 दिया है, V दिया है, ठीक है? और बी पार्ट में यहाँ पर आपका C1, C2 पूछा और सीरीज़ पूछा। तो देखिए सबसे पहले बच्चा आप लोगों को ना कैपेसिटर का जो डायग्राम बोला जा रहा है ना वो ड्रॉ करना है। जब वो ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद आपको फ़ॉर्मूला पुट करना है। फ़ॉर्मूला क्या है हमारा 1/C इज़ इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हमारा प्रॉपर फ़ॉर्मूला मैं बार-बार बोल रही हूँ। साइड में रफ कॉपी लेके उसमें साइड में ब्लॉक बनाइए और लाइन से फ़ॉर्मूले को लिखिए। क्योंकि आपके जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बिना फॉर्मूले के याद हुए आप नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है? और आपका ये पता ही है कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर जो होते हैं जब वो सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो उनका फॉर्मूला ये होता है 1/C जो मैंने अभी बोला है, उसके बाद हमें वैल्यू पुट करनी है एंड देन हमें क्या मिल जाएगा हमारा V1, V2, V3 हमें मिल जाएगा। सेकंड में इन्होंने पूछा है अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट का हमारा फॉर्मूला क्या है हमारा 1/C4 इज़ इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 आप देख सकते हैं और C4 इज़ इक्वल्स टू C1 प्लस C2 ये फ़ॉर्मूला आपका किसका है कैपेसिटर का, तो इसको भी एक तरफ कॉपी में आप लिख लीजिएगा और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको ईज़ी होगा। खाली वैल्यू पुट करनी होगी देन आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं हमारा गेस पेपर 2 है, आपका गेस पेपर में बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैंने डिस्कस किए। अब हम लोग अपने पेपर 2 पे चलते हैं। इसके भी बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। बच्चे क्या करते हैं सोचते हैं उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं बट नो लाइक ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये सारे जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से तैयार करिए और मैं भी इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ। अब हमारा है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? ये एक तरह का प्रोसेस होता है, जब हमारा क्या होता है जो करंट होता है वो क्या होता है वो इंड्यूस करता है और क्या करता है एक जो फ़ील्ड होती है उसके साथ फ्लो करता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है एक तरह की फ़ोर्स अप्लाई होती है, जो क्या करती है जो वहाँ पर मूवमेंट को शो करती है। एग्ज़ाम्पल में इन्होंने बोला है कि ये जो प्रोसेस है ये एक तरह का रिवर्स प्रोसेस कहलाता है। तो देखिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जितने अच्छे से पता है आप उसको एक्सप्लेन करिएगा और अगर आप कोई डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको अच्छे से तैयार करिएगा, आपके एग्ज़ाम में ये 2 या 3 मार्क्स में देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो देखिए ट्रांसफार्मर का ये जो डायग्राम है ना, इसको एज़ इट इज़ आपको अगर ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन मिले तो उसको एज़ इट इज़ आपको ऐसे ही बनाना है क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का डायग्राम है, इसमें हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी कॉइल्स की बात होती है। तो आप जब उन्हें एक्सप्लेन करेंगे ना, तो इस डायग्राम में आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। आपके प्राइमरी, सेकेंडरी कौन-कौन से कॉइल हैं, वो दोनों एक-दूसरे के अपोज़िट हैं, ठीक है? कौन-कौन से पेयर ऑफ कॉइलिंग यहाँ पर हो रही है, ठीक है? कौन-सा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो ये सारा कुछ आप अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसको भी एक बार अच्छे से तैयार करिएगा और साथ ही साथ इसमें ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उनको भी आपको अपने दिमाग में अच्छे से रिमाइंड रखना है, जिससे कि जब आपका आंसर अपना एक्सप्लेन करें, तो उनमें ये पॉइंट्स को ऐड ऑन करें। इसके साथ-साथ इसका फ़ॉर्मूला भी आपको रखना होगा, वीएस इज़ इक्वल्स टू वीपी अपॉन एन। तो ये आपको एनएस अपॉन एनपी जो है, ये हमारा स्टार्ट सबस्क्रिप्ट है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम अपना फ़ॉर्मूला एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको आपको ब्लॉक में करना रहता है और साथ ही साथ आपको बताना होता है कि कौन-सी चीज़ क्या है। लाइक वीएस है, वो क्या है? सो ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है। एनएस, एनपी क्या है? ये हमारा एक स्टार्ट सबस्क्रिप्ट है, ठीक है? एन हमारा क्या है? एन हमारा क्या है? जो कि है, वो कि हमारा एंड सबस्क्रिप्ट स्लैश है, ठीक है? तो ये सारे जो हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं कि कौन-सी चीज़ क्या है और यहाँ पर हमें एनर्जी का कंज़र्व मतलब कैसे एनर्जी कंज़र्व्ड होती है, ये देखने को मिलता है। तो इसको अच्छे से तैयार करिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन्स अगर आपको मिलते हैं ना, तो उनको कोशिश करिएगा कि रिटन में तो लिखिए ही लिखिए, साथ में डायग्राम और उसके फ़ॉर्मूले को भी बताएँ। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं। यहाँ पर हम लोग ने क्या बोला है, अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.5 इज़ बिल्ड इन द गैप बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है? यहाँ पे प्लेट्स के बीच में गैप की बात हो रही है और साथ ही साथ बोल रहे हैं, इसमें हमारा कैपेसिटेंस जैसे-जैसे बढ़ेगा, तो जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो हमारा सफिशिएंट है कि नहीं? तो देखिए ये 2 फॉर्मूले हैं आपके, आप देख सकते हैं, एक में फुल की बात हो रही है और एक में फिलिंग की। तो ये आपको फॉर्मूला भी हम लोग ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन्स देखे थे, उनमें ये फॉर्मूले थे। तो आपको फॉर्मूला इसीलिए मैं बोल रही हूँ, एक साइड में कॉपी में लिखिए, देन फॉर्मूला रखिए, उसके बाद उनकी वैल्यूज़ को पुट करिए एंड देन आप क्या करेंगे, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जो ये आपका आंसर आया 1.176 दिस इज़ अ डिज़ायर्ड कोएफिशिएंट, तो इसका आप अच्छे से ध्यान रखिएगा और जब आप आंसर निकाल दें तो उनको ट्राई करिएगा, मतलब इसमें तो यूनिट का रोल नहीं था बट जिनमें यूनिट लिखनी होती है उनका आंसर यूनिट के साथ ही लिखिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ बीएच कर्व फॉर अ फेरोमैग्नेट। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं।
इसका देखिए एक्सप्लेनेशन जो है, उसमें आपको ना अपनी हाइपोथेसिस कर्व के बारे में बताना है, मतलब जो हमारे लूप हैं वो कैसे चल रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको एक्सप्लेन करें तो साथ ही साथ ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर उसका ग्राफ भी शो करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर एक तरह का ये हमारा हाइपोथेसिस कर्व और लूप कहलाता है। ये आपको फिगर में इसमें दिख ही रहा होगा। ये बेसिकली हमारे जितने भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं, उन पैरामीटर्स को कैरेक्टराइज़ करता है, ठीक है? अब आप देख सकते हैं पूरी पिक्चर आपको इसमें ग्राफ में क्लियर होगा कि डायमेंशंस लग रहा है, फिर ये बी हैं जो वो लाइन्स हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या कन ये जो है ये फोर्स अप्लाइड हो रही है, जिसको कॉनकर फोर्स कहते हैं। तो ये आपको एज़ इट इज़ पूरा अपने जब आंसर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सप्लेन करना होगा, देन आपको बीएच कर्व के साथ ऐसे ही एज़ इट इज़ ग्राफ को वहाँ पे शो करना होगा। इट्स नॉट इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको दिक्कत हो तो आप इसको बना भी लेंगे, इतना कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद इसकी कुछ ये चीज़ें बताई गई हैं, सैचुरेशन क्या है, इसको एक बार अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये जितने मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, उनको आपको अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको शॉर्ट नोट्स में देखने को मिलेंगे, कुछ आपको लॉन्ग में, तो आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें स्किप नहीं करना है। अभी मैं जो आपकी नेक्स्ट जो वीडियो आपकी लाऊँगी, जो आपकी होगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, उसमें भी कई क्वेश्चन्स होंगे जो आपके इसी से रिलेट होंगे, तो बच्चे परेशान होंगे, आंसर नहीं मिलता है, तो आपको वो यहीं से मिल जाएगा। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपके वो क्वेश्चन्स भी सॉल्व हो जाएँगे। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे रेमिniscence क्या होता है, क्वार्की फोर्स, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको जब तक कोई आंसर के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होगी, तब तक वो आंसर आप अटेम्प्ट मत करिएगा। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल के, जो कि हमारे हैं स्केलर फील्ड के। देखिए, स्केलर फील्ड के क्या-क्या एग्जाम्पल होते हैं, वो हमारे जो होते हैं, ऐसी जैसे यहाँ पर अब स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये आपको पता ही होना चाहिए। अब यहाँ पर आपसे कोई भी किसी भी फील्ड का एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, ठीक है? तो वो आपको बताना होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको बताना है क्या है, फिर उसके बाद उसमें कौन-कौन से एग्जाम्पल आते हैं, जैसे वेक्टर में आता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और स्केलर में हमारे क्या आते हैं, नंबर और टेम्परेचर। तो ये जितने भी हैं, ये सारा आपको एक्सप्लेन करना होगा। साथ अब ये चीज़ आपको पता है, जैसे यहाँ पे लिखी है, फील्ड इन फिजिक्स यूजुअली डिस्क्राइब हाउ सम क्वांटिटी चेंजेस व्हेन यू चेंज पोजीशन इन स्पेस। और ये दूसरा बताया इन्होंने स्केलर फील्ड के बारे में, उसके अंदर मतलब उसके एग्जाम्पल क्या-क्या आते हैं, वो तो कोशिश करिएगा एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा। फिर यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है, इसको एज़ इट इज़ आपको पूरा तैयार करना है। आपको इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होता है वो निकालना होता है, जो कि हमारा सी होता है। तो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ऐसे ही जो है आपका एक्सप्रेशन जो है आपको ऐसे ही तैयार करना है, ठीक है? अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे के जो क्वेश्चन्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, तो ये जितना मैं अभी आपको बता रही हूँ ना एक्सप्रेशंस वाले, इनको ट्राई करिएगा कि अच्छे से तैयार करें, क्योंकि आपको ऐसे मिलेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट गेस्ट पेपर 3। अभी तक के हमने अपने 2 गेस्ट पेपर डिस्कस किए और वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, उसका कोई भी क्वेश्चन कोशिश मत करिए कि वो आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो कि जो आपसे स्किप हो जाए। ट्राई कि आप सारे कर लें, और आप अगर एक बार वो सारे लगा लेंगे ना, तो आपका पेपर सारा अच्छे से हो जाएगा, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ कोलम्ब्स लॉ विद डेफिनिशन, फॉर्मूला एंड कांस्टेंट। अब देखिए कोलम्ब्स लॉ क्या होता है, उसकी डेफिनिशन क्या होती है, तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे डिस्कस किया। अब ये डायग्राम आप देख रहे हैं, जिसमें एक पे Q1 अप्लाई हो रहा है फोर्स और एक पे Q2। तो आपको ये जो Q1 और Q2 है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स, मतलब कि चाहे हमारा पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे हमारा नेगेटिव चार्ज हो, वो दोनों ही हमें क्या करते हैं, हमारी बॉडी को रिपेल करे जब ना, रिपेल टू ईच अदर, तो वहाँ पर एक तरह की जो फोर्स जनरेट होती है वो हमारी कूलाम्ब फोर्स होती है, और जिसका इन्होंने नाम क्या दिया, कूलाम्ब लॉ। मतलब ऐसी ही फोर्स जो क्या हो रही है, हमारी चार्ज बॉडीज के बीच में लग रही हो, और हमें क्या मिल रहा है, हमें जो हमारा प्रोडक्ट हो वो हमारे किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर। अभी आगे हम फॉर्मूला देखेंगे। बेसिकली आप इतना पता कर लीजिए, Q1 इज इक्वल टू Q2। अब हम लोग यहाँ पर इसके फॉर्मूले की बात करें, मैंने आपको बताया जैसा कि जब हम कोई इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि इनके फॉर्मूलेज़ को ज़रूर करें, और फॉर्मूले में जो आपके सिंबल्स हैं, वो क्या शो करने हैं, वो भी बताएँ। जैसे यहाँ F हमारा फ़ोर्स है, Q1, Q2 जो है, वो हमारे क्या है, चार्जेस की यहाँ पे बात हो रही है, 4 पाई F। तो ये जितना कुछ भी कोशिश करिए कि इनके जो आपके जो सिंबल्स हैं, उनको भी आप वहाँ पर कैटेगराइज़ करें। साथ ही साथ आपको ये डायग्राम भी अच्छे से ध्यान रखना है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ कूलम्ब लॉ की बात करें, एक होता है हमारा लाइक और एक होता है अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज का डायग्राम भी आप देख सकते हो, और अनलाइक चार्ज का। लाइक चार्ज वो होते हैं जिसमें हमारी बॉडी रिपेल हो जाती है ईज़िली, लेकिन अनलाइक चार्ज वो होती हैं जिसमें हमारी दोनों बॉडी क्या
करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ जो होता है वहाँ पर हम क्या देखते हैं, वहाँ पे हम 2 बॉडीज़ के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन देखते हैं। मतलब वहाँ पर एक ऐसी फ़ोर्स एक्सर्ट होती है जो कि हमारी अट्रैक्शन और रिपल्शन की होती है, और वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो हमारी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो आप फ़ॉर्मूला देख सकते हैं। तो आप फ़ॉर्मूला देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखा है ये फ़ॉर्मूला F इज़ इक्वल्स टू Q1, और फिर उसके बाद ये पूरा फ़ॉर्मूला एज़ इट इज़ आपको अपनी कॉपी पे लिखना है और ऐसे तैयार करना है। बाकी ये जो कांस्टेंट वैल्यू वो आपको एग्ज़ाम में अगर आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसमें आपको गिवन होती है, तो वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको ऐसे ही कूलम्ब्स लॉ अपने ऐसे ही फाइंड करना है, लेकिन आपको उसके साथ ही साथ इसके जो फ़ॉर्मूले हैं वो अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि जब तक आप फ़ॉर्मूले नहीं तैयार कर पाएँगे, आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएँगे, और इवन आप वो जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं वो भी नहीं सॉल्व कर पाएँगे। तो थोड़े अच्छे से इनको तैयार करिए। एयर और मीडियम के बारे में बताया था, तो वो भी अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कूलम्ब लॉ की बात करें। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कूलम्ब लॉ का ये जो फ़ॉर्मूला लिखा है, जो हमारा है F Q2 Q1 Q2, तो ये है, आपको पूरा एज़ इट इज़ तैयार करना है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि 2 बॉडीज़ पे जब चार्ज अप्लाई होता है, जैसे एक पॉज़िटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि दोनों एक-दूसरे से अट्रैक्ट हो रही होती हैं, लेकिन दोनों की डिस्टेंस में डिफ़रेंस होता है। तो यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पे एक जो हमारा कूलम्ब लॉ है, उसकी प्रिंसिपल यही कहती है कि जैसे-जैसे हमारे बॉडी होती है, जिसके चार्ज हमारे जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं, तो साथ ही साथ जो उसमें अट्रैक्शन फ़ोर्स होती है वो भी इंक्रीज़ होती है। तो ये एक तरह का प्रिंसिपल है। दोनों के जो बीच में फ़ोर्स अप्लाई होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? वो Q1 Q2 के। तो ये आपको एज़ इट इज़ तैयार करना है। सेकंड इन्होंने बोला है, आपका Q1 Q2 के नियरर अगर होता है तो हमारा होता है F1/D2, ऐसे करके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये आपके जो हैं ये प्रिंसिपल्स हैं। ये आप इनके फ़ॉर्मूले ऐसे तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो देखिए, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ में, कूलम्ब्स लॉ के बाद अभी हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी जितने भी जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब हमें 2 पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। कुछ हमारे पॉइंट चार्जेस होते हैं, पॉइंट चार्जेस जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच की डिस्टेंस ली, तो ए एंड बी आर द पॉइंट चार्जेस, ठीक है? और साथ ही साथ उनकी डिस्टेंस को भी हम कवर करते हैं, तो ये कुछ लिमिटेशंस है, इनमें से आप कोई 2 लिमिटेशन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ 3 चार्जेस आर अरेंज्ड एज़ शोन इन फिगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इस टाइप के कई बार कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इसलिए अगर आप अच्छे से इसको तैयार करेंगे, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन मिल रहा है, इसको आपको एज़ इट इज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका अलजेब्रिक सम पूछा गया है। तो अलजेब्रिक सम निकालने के लिए टोटल आपको बस फॉर्मूला पुट करना है, और उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है, उसका फॉर्मूला भी आपको दिया गया है, और यहाँ पर जो इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है, वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की से रिलेटेड है। तो ये आपके स्टेप, ये क्वेश्चंस आपका जो है पहला, इसमें आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालना है। आप देख सकते हैं, डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ठीक है? और मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर इसका ऐसे ही सॉल्यूशन, अब हमको जैसे आपको देख रहे हैं, आपको इसको ऐसे ही तैयार करना है, बस आपको फॉर्मूला याद करना है, F इज़ इक्वल्स टू C अपॉन लैम्ब्डा। जैसे आप ये फॉर्मूला रखेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, और आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर इसकी वेवलेंथ जो है वो पता चल जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, व्हाट इज़ लेंज़ लॉ, एक्सप्लेन। देखिए, लेंज़ लॉ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, मैंने आपको अपने जो भी एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ में मैंने ये भी बताया आपको, जब आपको कोई भी लॉ पूछे जाएँ, तो ट्राई करिए कि किसने दिए हैं लॉ, वो ज़रूर लिखिए, ठीक है? उसकी यूनिट लिखिए, उसके क्या फ़ॉर्मूले हैं, ये सारा कुछ आपको अपने एक्सप्लेन करना होता है। इट मीन्स नॉट, अगर लेंज़ लॉ पूछा है तो बस 2 लाइन में लिख दिया, नो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेंज़ लॉ किसने दिया है, एमिल लेंज़ ने दिया है, कब? 1834 में, ठीक है? ये किस पे डिपेंड था? ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड था। साथ ही साथ ये हमारा न्यूटन थर्ड लॉ पे भी डिपेंड था, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें आपका इसकी यूनिट, इसका लेंस लॉ का फॉर्मूला क्या है, ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस एन हाँ, डेल्टा साई डेल्टा टी। तो ये जो है, ये आपको इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो हमारा ये है, अब इसमें देखिए, मैं आपको बोल रही थी स्टार्टिंग से कि जो भी करिएगा, कोशिश कीजिएगा उसके सिंबल्स को भी जरूर एक्सप्लेन करिएगा, है ना? तो इसके सिंबल्स एक्सप्लेन करने में यही है, आपको इसके सिंबल्स आपको सारे बताने होंगे कि आपका डेल्टा टी क्या है, और सारी चीज़ें क्या हैं वो आपको लिखना होगा।
तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में और डाइलेक्ट्रिक ससेसिबिलिटी की। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई बार डिफरेंस पूछा जाता है और साथ ही साथ इनके रिलेशन भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी मैं क्वेश्चन आपको बोल रही हूँ विद आंसर, उनको अच्छे से वैसे ही बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में बताया और इसकी रिलेशनशिप को भी बताया है कि इसकी रिलेशनशिप किस चीज को वरी करती है। तो ये आपका जो डायग्राम, ये जो स्लैब बना है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। साथ ही साथ इसका फॉर्मूला है क्या है, ई नॉट इज इक्वल टू आपका है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको आपको ऐसे ही तैयार करना है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये बताना भी है ई जीरो और ई आई क्या है। तो आपका जो आपका सिग्मा पी है वो आपका एक चार्ज की यूनिट है जो हमारे स्लैब के एरिया को बता रही है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा क्या है, ई इक्वल्स टू ई जीरो माइनस ई आई। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। साथ ही साथ हमें इसमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू सिग्मा पी। ठीक है, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है उससे हम अपना P निकाल सकते हैं। तो आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, फॉर्मूले अच्छे से एक जगह पे कॉपी पे नोट करें और अच्छे से तैयार करें। ये आप देख रहे हैं, आपको एज इट इज ऐसे ही तैयार करना है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंस किसके बीच में, सरफेस इंटीग्रल के और डबल इंटीग्रल के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो डायमेंशनल सरफेस होता है और इसमें क्या होते हैं, इसमें हमारी बहुत सी जो डायमेंशनल स्पेसेस होती हैं वो क्या होती हैं, एम्बेडेड होती हैं। यहाँ पर हमको 3D स्पेस देखने को मिलता है और इनको अच्छे से डिटरमाइन करने के लिए आप ये बता सकते हैं, इसमें आप इसको डबल इंटीग्रल को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो आप कोई डायग्राम बना सकते हैं, लाइक जिसमें स्ट्रेचिंग या रोटेशन शो हो रहा है, तो वो भी बनाएंगे तो वो आपके लिए हेल्प करेगा इसको एक्सप्लेन करने में। अब उसके बाद आपको मैं ये बोलूंगी